जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू शौर्य क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर का, जो कि हिस्ट्री का एक विषय है। अक्सर एग्ज़ाम में देखने को मिला है कि ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। आज हम इसमें बीए प्रोग्राम हिस्ट्री की फिफ्थ सेमेस्टर की सेकंड यूनिट की बात करते हैं। फर्स्ट यूनिट की पहला क्वेश्चन, पहली यूनिट का मैंने पूरा एक क्वेश्चन बना के जस्ट अभी 2 घंटे पहले अपलोड किया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाइए, उसको वॉच कीजिए। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय संघ का उदय। अक्सर देखा गया है कि एग्जाम में एक क्वेश्चन बार बार आया है कि राष्ट्रीय संघ की सफलता और राष्ट्रीय संघ का उदय। ये राष्ट्रीय संघ है क्या? सबसे पहले हमें इसे समझना है। तो इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं भाई। हम बात करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। हमें पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एक आपका एक और क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के क्या कारण थे, उसके क्या परिणाम है, उसकी भी वीडियो हमने बनाई हुई है। आप चाहो तो चैनल पे देख सकते हो। उसमें मैंने काफ़ी आसान शब्दों में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो राष्ट्रीय संघ का उदय कैसे हुआ, उसके लिए हम बात करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। बस 2 मिनट की बात है। हमें सभी पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 28 जून 1914 को शुरू हुआ, जो कि समाप्त हुआ 11 नवंबर 1919 को। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 4 साल 3 महीने 11 दिन तक चला था। ठीक है जी। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ तो जीते हुए मुल्कों ने हारे हुए मुल्कों पे एक संधि को थोपा, जिसको पेरिस शांति सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, पेरिस शांति सम्मेलन में जीते हुए मुल्कों ने हारे हुए मुल्कों पे कुछ संधियों को थोपा। पांच मुल्कों के साथ संधि की गई थी, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है एक अन्य वीडियो में। पेरिस शांति सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम था उस टाइम वुडरो विल्सन। इन्होंने 14 सूत्री एक संधि का निर्माण किया था। इन्हीं की 14 सूत्री संधि को ही पेरिस शांति सम्मेलन में लेके आया गया, और इसी संधि को हम पेरिस शांति सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने 14 सूत्री कार्यक्रम एक लेके आए, जो कि पेरिस शांति सम्मेलन का एक मुख्य सूत्र थे, एक मुख्य संध्या थी। इस पेरिस शांति सम्मेलन में सबसे जो एक संधि की थी वो की गई थी जर्मनी के साथ सबसे खतरनाक संधि, सबसे अपमानजनक संधि, जिसको हम वर्साय की संधि के नाम से जानते हैं। इस वर्साय की संधि में जर्मनी को ये संधि थोपी गई थी। जर्मनी ने खुद एक्सेप्ट नहीं किया था, उसके ऊपर थोपी गई थी कि भाई सारा जो युद्ध हुआ है ये जर्मनी की वजह से हुआ है, इसलिए जर्मनी को इस युद्ध का हर्जाना अब भुगतना होगा। ठीक है जी। इस वुडरो विल्सन के 14 सूत्रों में जो थे उसमें 15 भागों में विभक्त किया गया था। हम कह सकते हैं जो वर्साय की संधि है वो 15 भागों में थी। ठीक है जी। इस 15 भागों में जो था ना, उसके पहले भाग में, जी हाँ, उसके फर्स्ट भाग में, इसी 15 भागों के फर्स्ट भाग में वुडरो विल्सन ने ये बोला था कि एक राष्ट्रीय संघ का होना चाहिए ताकि विश्व में दूसरे विश्व युद्ध को रोका जाए। ये पेरिस शांति सम्मेलन के अनुसार ही जो 15 भाग का एक सूत्र, जो 15 भाग के समझौते को जो वर्साय की संधि में जर्मनी के साथ किया गया था, उसके पहले भाग में बताया गया था कि भाई इस शांति सम्मेलन के बाद एक राष्ट्रीय संघ का उदय होना चाहिए। ठीक है जी। तो भाई ठीक है, अब राष्ट्रीय संघ का उदय हो गया तो हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि राष्ट्रीय संघ के उदय में अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन का ही मेन उनको अधिकार जाता है, या मेन जन्मदाता वुडरो विल्सन है। अब राष्ट्रीय संघ क्या था? राष्ट्रीय संघ ने एक ऐसे जीते हुए मुल्कों का एक ऐसा समूह था जो कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद उभर के सामने आया था। शुरू में इसमें 19 राष्ट्रों ने हिस्सा लिया था। जी हाँ, 19 राष्ट्रों ने। इस राष्ट्रीय संघ का अपना एक संविधान था। उस संविधान को समझौते के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, राष्ट्रीय संघ का समझौता, जो कि राष्ट्रीय संघ वर्साय की संधि के प्रथम भाग में इसका उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रीय संघ क्या है, उसके क्या उद्देश्य है, उसके क्या कार्य होंगे। और इसमें टोटल
26 धाराएं हैं। हम कह सकते हैं जैसे भारतीय संविधान, जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था उस टाइम 395 अनुच्छेद थे, 8 भाग थे और 22 अनुसूचियां थी। जी हाँ, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और कन्फ्यूजन है कुछ ऐसे ही है। इसी प्रकार से जब राष्ट्रीय संघ का उदय हुआ तो उस टाइम पहला भाग में राष्ट्रीय संघ के कार्य हैं और उसके उद्देश्य थे और इसमें टोटल 26 धाराएं थीं। अब हम बात करते हैं इसकी सफलता और असफलता के बारे में। ठीक है जी। राष्ट्रीय संघ के उदय के समय क्या था कि राष्ट्रीय संघ का कुछ उद्देश्य था। भाई वुडरो विल्सन ने किसी न किसी कारण से तो राष्ट्रीय संघ का निर्माण किया था। उसने 4 उद्देश्य इसमें बताए थे कि भाई राष्ट्रीय संघ का जो निर्माण हो रहा है वो इसलिए हो रहा है, जैसे विश्व में अनेकों युद्धों को रोकना, कि विश्व अब दूसरे विश्व युद्ध की ओर ना जाए, इसलिए राष्ट्रीय संघ एक होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। दूसरा, शांति को संगठित करना, विश्व में एकता स्थापित करना और शांति इकट्ठी करना। मैं क्षमा चाहता हूँ क्योंकि तबीयत कुछ खराब है, इसलिए जो मेरी आवाज़ है वो अब तक सही रूप में नहीं आ पा रही। अगला पॉइंट है संधि का पालन। राष्ट्रीय संघ का एक मुख्य काम था कि भाई जो वर्साई की संधि या जो पेरिस शांति सम्मेलन में जो 5 मुल्कों के साथ संधि की गई थी, राष्ट्रीय संघ का एक और काम था कि उन संधियों को पालन करवाना। जैसे जर्मनी के साथ वर्साई की संधि हुई तो राष्ट्रीय संघ का ये भी काम था कि ये चीज़ को देखना कि जो भी शर्तें जर्मनी के साथ हुई है क्या वो शर्तें जर्मनी पूरी कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। तो संधि का पालन करवाने का कार्य भी राष्ट्रीय संघ का था। इसके साथ ही साथ था राष्ट्रीय सहयोग, भाई आपसी राष्ट्रों का सहयोग। यहाँ मैं एक बात को क्लियर करना चाहता हूँ कि आपसी राष्ट्रीय का जो सहयोग है ना, ये मित्र राष्ट्रों के सहयोग की बात पे ज़्यादा फोकस किया है, ना कि हारे हुए राष्ट्रों की। अब हम बात करते हैं मेन अपने उत्तर पे कि राष्ट्रीय संघ की सफलता और असफलता क्या। अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय संघ की सफलता क्या थी। भाई राष्ट्रीय संघ की सफलता, पहली सफलता तो ये थी कि इसने 20 वर्षों में 40 राजनीतिक विवादों को सुलझाया। भाई राष्ट्रीय संघ का जो निर्माण था वो 1919-1920 में हो गया था। ठीक है, उसके बाद 1939 तक 1939 तक विश्व में कोई दूसरा विश्व युद्ध नहीं आया, परंतु 1939 में विश्व को दूसरा विश्व युद्ध झेलना पड़ गया। तो हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय संघ के होते हुए 20 सालों तक विश्व में शांति स्थापित हुई। ये 20 सालों में राष्ट्रीय संघ ने 40 ऐसे अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में सफलता हासिल करी ताकि ये युद्ध को रोका जा सके। ठीक है जी, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अब हम मानते हैं विश्व में शांति। भाई राष्ट्रीय संघ का तो निर्माण ही इसलिए किया गया था ताकि विश्व में शांति की स्थापना की जा सके। राष्ट्रीय संघ की सफलताओं में यह है कि राष्ट्रीय संघ ने 20 वर्षों तक विश्व में शांति कायम करने की कोशिश करी। इसी के साथ साथ राष्ट्रीय संघ की जो और सफलता थी, अब ये जो मैं पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ, इन पॉइंटों में बेसिकली 2 देशों की सीमा विवाद को सुलझाया है। जी हाँ, जैसे उसने यूक्रेन और माल मंडी के सीमा विवाद को सुलझाया जो कि 1920 में हो गया। चलो ठीक है, एक उदाहरण की सहायता से मैं आपको बताना चाहता हूँ। सपोज करो आपकी उम्र अभी 18, 20, 22, 25 साल के आसपास है और आपके आसपास के क्षेत्र में 2 छोटे बच्चे 5-7 साल के, 6-7 साल के बच्चे आपस में फाइट कर रहे हैं। तो आप उस टाइम क्या करोगे? वो दोनों ही बच्चे आपस में एक दूसरे को अब्यूजिंग कर रहे हैं, गालियाँ बक रहे हैं, तो आप उस टाइम क्या करोगे? भाई पहला पॉइंट है, या तो आप उन बच्चों को समझाओगे या आप उनको इग्नोर कर दोगे। यही तो पॉइंट है। अगर आपने उनको समझाने की कोशिश करी और वो बच्चे आपको सीनियर समझ के, आपको एजिड समझ के, आपकी रिस्पेक्ट करके उन्होंने आपस में फाइट बंद कर दी, इट मीन्स क्या है कि आप अपने उद्देश्यों में सफल हुए, आपने उन दोनों की लड़ाई नहीं होने दी। तो वही चीज़ यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट होती है। भाई उस टाइम राष्ट्रीय संघ आया, राष्ट्रीय संघ को पावरफुल समझ के भाई यूक्रेन और माल मंडी के बीच में फाइट हो रही थी, किसको लेके हो रही थी? आपस में सीमा विवाद था। तो राष्ट्रीय संघ ने बोला भाई
देखो सुनो, आपस में शांति प्रिय तरीके से सुलझा लो, अन्यथा सही नहीं होगा। ये अब विवाद सोल्व हो गया, ठीक है जी। इसके बाद आयरलैंड द्वीपों का विवाद सामने आया, जो कि फिनलैंड और स्वीडन के बीच हुआ 1921 में। ये सारी सीरीज है 1920 1921, ऐसे ऐसे कम से कम 20 सालों में 40 विवादों को सुलझाया उसने। तो हम ये कह सकते हैं कि ये राष्ट्रीय संघ की सफलता ही है। ये भी सीमा विवाद था किस किस के बीच में, फिनलैंड और स्वीडन के बीच में। इसके बाद हम आते हैं यूनान और बल्गेरिया के सीमा विवाद को भी 1921 में राष्ट्रीय संघ ने समझा दिया। वैसे बहुत सारे पॉइंट थे, बट आप ये 3-4 पॉइंटों को अगर याद कर लेते हो, समझ लेते हो, तो आपका एग्जाम काफ़ी अच्छी तरह हो जाएगा। एक और विवाद था हंगरी का विवाद, जो कि 1923 से 1930 तक चला था। इसमें भी सीमा को लेकर विवाद था, जो कि राष्ट्रीय संघ ने काफ़ी आसानी से सॉल्व कर दिया। इसके बाद जो अगला पॉइंट है ना, बस थोड़ा हो रहा है और ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, यूनिटी ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगी। इसके बाद क्या था, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि आपकी मौजूदगी का एहसास हमें हो जाए। तो अब यहाँ पे बात करते हैं राष्ट्रीय संघ की और सफलताएं की। भाई राष्ट्रीय संघ का जब निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संघ ने क्या करा, महामारियों को रोकने के लिए एक संगठन का निर्माण करा, और उसने कोशिश करी कि उस टाइम पे जो 1920-21 के टाइम पे जो महामारी फैली हुई थी, जैसे हैजा था, बुखार था, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करी। इसी के साथ हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय संघ ने विश्व में महामारी फैलने से बचाया और बीमारियों को फैलने से रोकथाम उनका करने में अहम योगदान था। इसके साथ ही साथ दास प्रथा पर रोक, राष्ट्रीय संघ ने क्या करा, इससे पहले क्या होता था कि एक अमीर मुल्क गरीब मुल्कों से या फिर ज़्यादातर अफ्रीकन मुल्कों से इंसानों को लेके आता था, अपने यहाँ पे औद्योगिक क्रांति की वजह से उनको फैक्ट्रियों में काम करवाता था। तो दास प्रथा को राष्ट्रीय संघ ने समाप्त कर दिया, उसको रोक लगा दी, उसका अंत कर दिया। इसी के साथ साथ स्त्रियों का जो क्रय विक्रय होता था, भाई जो स्त्रियों की खरीद और बेचा जाता था, उसको भी राष्ट्रीय संघ ने रोक लगा दिया कि अब से कोई भी मुल्क दास प्रथा को नहीं अपनाएगा, और स्त्रियों की खरीद और बिक्री पर भी रोक लगा दी गई। ये उसने सिर्फ अपील करी और मोस्टली मुल्कों ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। अफीम का कम प्रयोग, राष्ट्रीय संघ ने, जब तक राष्ट्रीय संघ था अराउंड 20 साल, तो उसने कोशिश करी कि समाज में ये जो अफीम है इसका कम से कम उपयोग किया जाए, और अफीम की खेती पर भी उसने बहुत हद तक रोक लगाने की कोशिश करी। तो ये सारी राष्ट्रीय संघ की अच्छाइयाँ हैं, उसके गुण हैं, उसकी विशेषता हैं। इसके साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय संघ ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक श्रमिक संगठन का स्थापना करी, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसने एक न्यायपालिका तथा न्यायालय की भी स्थापना करी। तो हम कह सकते हैं ये राष्ट्रीय संघ की विशेषता है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय संघ की असफलता। इन्हीं को अगर आप उल्टा कर दोगे तो ये राष्ट्रीय संघ की असफलता हो जाती है। राष्ट्रीय संघ की असफलता का पहला पॉइंट क्या है, भाई निशस्त्रीयकरण की असफलता। एक होता है शस्त्रीयकरण। शस्त्रीयकरण का अर्थ होता है हथियारों की होड़। अगर भाई मैं हूँ, मेरे पास 5 हथियार हैं और मेरे जो सामने मेरा एनिमी है उसके पास 6 हथियार है, तो मैं ये कोशिश करूँगा कि मेरे पे भी कम से कम 7 या 8 हथियार हों। तो राष्ट्रीय संघ ने क्या करा था, उसकी पहली असफलता थी कि भाई बड़े बड़े जो मुल्क थे, जो मित्र राष्ट्र थे, अब उन्होंने अपने शस्त्रों की संख्या में काफ़ी वृद्धि कर ली थी। उसे कहा जाता है शस्त्रीयकरण। लेकिन निशस्त्रीयकरण होता है हथियारों की होड़ को कम करना। तो वो राष्ट्रीय संघ ने हथियारों की होड़ को कम करने में वो असफल रहा। चलो जी ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, अगले पॉइंट में उसने ये बताया है कि हिटलर की, जी हाँ, अगर हम अगले पॉइंट की बात करते हैं, हिटलर की आक्रमण नीति को रोकना। हिटलर जो था, हमें पता है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद पेरिस शांति सम्मेलन में जर्मनी के साथ एक संधि की गई थी, जो कि वर्साय की संधि थी। उसमें
जर्मनी को अपमान का घूंट पीना पड़ा था, जर्मनी के लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा अपमान हुआ था। तो अब धीरे धीरे क्या हुआ, हिटलर का उदय हो गया। अब सिंपल सी बात है, यही मैं आपको उसी उदाहरण से समझाना चाहता हूँ। अगर दो बच्चे आपस में फाइट कर रहे हैं, एक दूसरे को अब्यूजिंग कर रहे हैं और आप वहाँ पे खड़े हो, या तो आप उन बच्चों को समझाओगे, अन्यथा इग्नोर कर दोगे। अगर आपने इग्नोर कर दिया तो क्या होगा, कल को वही बच्चा हो सकता है बड़ा होके आपको गाली दे, है ना भाई, यही तो एक होगा। तो राष्ट्रीय संघ ने क्या करा, हिटलर जब धीरे धीरे अपने क्षेत्रों को, आसपास के क्षेत्रों के छोटे छोटे मुल्कों पे कब्जा कर रहा था, तो राष्ट्रीय संघ को ये फील हुआ ये तो छोटे मोटे लोगों को जीत रहा है, छोटे मोटी कंट्री को जीत रहा है, हमारा कुछ नहीं कर सकता, इसको ऐसे ही छोड़ दो। इसलिए उसने हिटलर की आक्रमणकारी नीति को उसने कमजोर समझा और बाद में यही हिटलर बाद में राष्ट्रीय संघ के सदस्यों को आंखें दिखाने लग गया। इसी के साथ साथ अगला पॉइंट क्या हुआ, 1930 के बाद विश्व में शांति जो थी वो असफल होगी, क्योंकि 1929 में एक आर्थिक मंदी आई थी। आपका ये क्वेश्चन भी बार बार देखने को मिला है कि 1929 की आर्थिक मंदी क्या थी। कोशिश करूंगा कि जल्दी उस पर भी एक वीडियो लेके आ जाऊं। 1929 में विश्व के सामने आर्थिक मंदी आई। आर्थिक मंदी का अर्थ है कि उस टाइम विश्व में जो सोना था, चांदी था, जो करेंसी थी वो ऑलमोस्ट ख़त्म सी हो गई थी। ज़्यादातर मुल्कों ने अपना पैसा हथियारों के ऊपर खर्च कर दिया था। तो जब आर्थिक मंदी आएगी तो एक जो अमीर मुल्क था वो गरीब मुल्क के ऊपर अब अधिकार करने की कोशिश कर रहा था कि हो सकता है कि भाई दूसरा जो गरीब मुल्क है उधर से कुछ संसाधनों को एकजुट करके हथियारों का निर्माण किया जा सके। अगला पॉइंट है क्या, वियना विवाद। ये जो सारे जो पॉइंट है ये सिर्फ सीमा विवाद को लेके ही बताए गए हैं। भाई राष्ट्रीय संघ की एक और असफलता थी वियना विवाद। वियना, पोलैंड ने आक्रमण कर दिया था वियना पे। जब पोलैंड ने आक्रमण करा था वियना पे, तो पोलैंड के साथ जो दिया था इंग्लैंड ने, इटली ने और फ्रांस ने। भाई इंग्लैंड, इटली और फ्रांस खुद राष्ट्रीय संघ के संस्थापक हैं। जब वो किसी का साथ दे रहे हैं तो क्या वो, जब वो खुद ही गलत चीज़ का साथ दे रहे हैं तो क्या सही व्यक्ति को वो न्याय दिला पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो पोलैंड ने जब वियना पे आक्रमण कर दिया तो वियना ने राष्ट्रीय संघ से अपील करी, जी हमें बचाओ। अब सिंपल सी बात है, जब दूध की रखवाली के लिए अगर आप बिल्ली को छोड़ोगे तो क्या बिल्ली दूध की रखवाली करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। तो जब पोलैंड ने जब आक्रमण करा वियना पे, तो पोलैंड को सपोर्ट किया था इंग्लैंड ने, इटली ने और फ्रांस ने, और यही राष्ट्रीय संघ के संस्थापकों में से थे। तो राष्ट्रीय संघ ने इसमें वियना की कोई मदद नहीं करी। 1920-1922 का ये समय था। तो ये असफलता ही तो हुई कि भाई इन्होंने क्या करा, जो भी गरीब मुल्क थे उन पे तो शांति से उनको समझा के थोड़ा सा गुस्से से शांत करा दिया, लेकिन अपने प्रॉफिट के लिए इन्होंने गरीब मुल्कों के साथ शोषण करा। ठीक है जी। अगला पॉइंट है कुर्फू का विवाद। ये 1930 में ये विवाद था, ये भी सीमा का ही एक विवाद था। इस पे क्या करा था, इटली द्वारा यूनान के टापू पर अधिकार कर लिया गया था इटली ने। ठीक है जी, ये वही इटली है जो राष्ट्रीय संघ के संस्थापकों में से था। इटली ने यूनान पर अधिकार कर लिया और तो यूनान ने राष्ट्रीय संघ से अपील करी। इटली ने राष्ट्रीय संघ को यह बोला, ये मेरे अस्तित्व का मामला है और मैं इस पर किसी को हस्तक्षेप करने की इजाज़त नहीं देता। तो इटली ने राष्ट्रीय संघ की भी नहीं सुनी और उसने यूनान के एक टापू पर अधिकार कर लिया। ठीक है जी। तो ये राष्ट्रीय संघ की असफलता हुई। भाई अगर राष्ट्रीय संघ चाहता तो वो इनको सोल्व कर सकता था, लेकिन इटली ने ही उल्टा बोल दिया कि भाई मैं तो तेरे को नहीं मानता, तू है कौन। तो फिर राष्ट्रीय संघ की कुछ वैल्यू नहीं हुई। इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट मंचूरिया संकट 1931 और 1932 में, बस ये चैप्टर खत्म होने वाला है। 1931-1932 में जापान ने क्या करा, चीन के एक छोटे से द्वीप था, एक क्षेत्र था जिसका नाम था मंचूरिया।
उस पे चीन का अधिकार था। जापान ने अपने अपने लोगों को मंचूरिया पर भेजा और वहाँ पे इंडस्ट्री को खोलने की कोशिश करी, और काफ़ी सालों तक, काफ़ी टाइम तक वहाँ पे जापानीज़ लोग अब मंचूरिया में इंडस्ट्री खोल रहे थे, वहाँ पे उत्पादन कर रहे थे। जब चीन ने इसका विरोध करा तो जापान ने क्या करा, चीन के उस क्षेत्र पर मंचूरिया के ऊपर अधिकार कर लिया। ठीक है जी, ठीक है। चीन ने ये बात राष्ट्र संघ में उठाई तो राष्ट्र संघ ने बोला, भाई जापान जो आपने करा है वो बिल्कुल ही गलत करा है, आप चीन के उस क्षेत्र को छोड़ दो जो आपने अधिकार पे किया है। जापान ने ये बोला, भाई मैं कैसे छोड़ दूं, इस पे तो मैंने इन्वेस्टमेंट करा है, मेरे लोगों ने यहाँ पे काफ़ी सालों से रह रहे हैं, फैक्ट्रियाँ खोली हुई है, मैं ये कैसे छोड़ दूं, तो हमारा ही है। तो राष्ट्रीय संघ ने एक आयोग का निर्माण करा। उस आयोग का नाम था लिटन आयोग। लिटन आयोग ने अंत में ये बोला कि भाई मंचूरिया चीन का ही एक क्षेत्र है, अर्थात जापान कृपया करके जापान मंचूरिया को चीन को सौंप दे। फिर क्या था, फिर कुछ नहीं। चीन के सौंपने के लिए जब जापान को बोला तो जापान आग बबूला हो गया। उसने ये कहा कि इस पे तो नियंत्रण मैं बना के ही रहूँगा, मैं राष्ट्रीय संघ का बहिष्कार करता हूँ और मैं राष्ट्रीय संघ की सदस्यता को भी त्यागता हूँ। जब जापान ने राष्ट्रीय संघ की सदस्यता को त्याग दिया तो अब विश्व में ये क्वेश्चन उठा कि कुछ लोग राष्ट्रीय संघ को तो कुछ समझते ही नहीं हैं, जब मर्जी आ रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए उसको ज्वाइन कर रहे हैं, उसको छोड़ रहे हैं। तो ये राष्ट्रीय संघ की असफलता थी। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे पॉइंट हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस पर कमेंट ज़रूर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उन दोस्तों तक पहुंचाएं जो कि कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर पाते। कोशिश करता हूं कि 1-2 वीडियो और जल्द से जल्द आपके सामने लेके आऊं। जय हिंद, जय भारत।